Salam listeners, welcome to my channel. This is the episode 1 of the novel Is Kare Jinu Mein by Sundar Jabin. So let's start. वो तेज तेज कदम उठाती सदाए पाकिस्तान के ऑफिस में दाखिल हुई और धम से कुर्सी पर गिर गई। सना ने हमदर्दाना नजरों से उसे देखा और ग्लास में पानी डालकर उसके सामने रखा, जिसे वो एक ही सांस में चढ़ा गई। क्या बात है हिजाब? सना ने कुछ तशवीश से इस्तफसार किया। क्या बात हो सकती है सना तारिक साहिबा? वो गिलास पटक कर बोली। सुबह मशीन लगाई ये सोचकर कि आज हफ्ता भर के कपड़े धोकर कल्फ लगाकर वार्डरोब में सेट करूंगी और सारा हफ्ता सुकून से गुजर जाएगा, मगर वो दांत पीस कर बोली, ये वापडा वाले मेरे अजली दुश्मन। हर 2 घंटे बाद घंटा भर के लिए लाइट गायब और मैं सुबह से कलस कलस कर आधा खून जला चुकी हूँ। आधा दिन जाया हो गया इस बखेड़े में। और फिर जब खूब जलील होने के बाद अभी कपड़े कल्फ लगाकर फैलाए थे और खुद नहाने के लिए बाथरूम में दाखिल हुई तो लाइट फिर गायब। वो तो शुक्र है टंकी भरी थी इसलिए शावर तो ले लिया, मगर अब नहीं टेंशन, सूट कैसे प्रेस करूं? फिर मोहल्ले की धोबन से पूरे 20 रुपयों में गैस आयरन पर सूट प्रेस कराया और अब तुम्हारे सामने हूँ। वो दास्ताने गम सुनाकर चुप ही हुई थी जब दरवाज़ा खोलकर उमर दाखिल हुआ। हेलो लेडीज़, कैसी हैं मिस सना और मिस तासीर? आप तैयार हैं ना? हमें एक ज़रूरी फंक्शन की कवरेज के लिए जाना है। वो मसनूई संजीदगी से बोला तो हिजाब ने इसे खासी कहर अंगेज नज़रों से घूरा। ओ उमर गुल के जानशीन, अभी सुकून से बैठो इधर और सना तुम चाय बनवाओ, तब तक मैं ज़रा इससे निपट लूँ। वो कहती हुई उमर की तरफ मुड़ी। कहाँ थे तुम? 4 फ़ोन किए थे तुम्हें कि मुझे साथ ले जाना और कोई 20-21 मैसेज, मगर तुम कहाँ थे? उसके तेवर खासे ख़तरनाक थे। उमर ने डरने की नाकाम एक्टिंग की। देखो हिजाब, मैं पहले ही आ चुका था, मैंने तुमसे कहा था। और फिर अब अगर तुम्हारे 20 रुपये सूट पर और 40 रुपये किराए पर खर्च हुए हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो ढिठाई से कहता इसे जहर लगा। लेकिन उमर, तुम तो अभी आए हो। सना ने मासूमियत से उसका भांडा फोड़ा। तुम चुप नहीं रह सकती फितनी, देखना मैं। वो दांत किचकिचा कर उसकी तरफ बढ़ा जब आगे हिजाब को खूंखार अंदाज लिए देखकर पलटकर भाग गया। सना यार, वो मेरा कल नामुकम्मल रह जाने वाला कॉलम तो दो, आज मुकम्मल करूं, वरना फारूकी साहब ने पक्का मेरा हिसाब किताब कर देना है। लेकिन तुमने तो कवरेज के लिए जाना है, सना ने पेपर उलट पुलट करते हुए कहा। उमर 1 घंटे से पहले नहीं आएगा और तब तक मैं काम मुकम्मल कर लूँगा, वो लापरवाही से बोली। वैसे क्या टॉपिक है तुम्हारा? सना ने पेपर उसके सामने रख कर पूछा। जान तोड़ और कमर तोड़ महंगाई, वो कहकर सर झुकाकर तेज़ी से काम मुकम्मल करने लगी। इस बहस में पड़े बगैर कि बिजली के बहरान के सबब कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, कितने लोग बेरोज़गार हुए, कितने घरों के चूल्हे बुझ गए, लोगों के इज्तमाई खुदकुशियाँ और तेज़ी से बढ़ती जराइम की शरह आखिर वतन अजीज़ को किस मज़ीद बहरान से दोचार करेगी? सरकार की बेहिसी और कौम के जंग आलूद जहन आखिर कब होश आएगा हमें? ऐ मेरे दोस्तों, जागो, उठो, इससे पहले कि ढेरों कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया वतन मज़ीद टुकड़ों में बांट दिया जाए। उठो कि ज़माना चाल क़यामत की चल गया। उसने अपने साइन करने के बाद पेपर पीछे सिरकाया और खुद कुर्सी के बैक से सर टिका दिया। सना ने हमदर्दाना नज़रों से उसे देखा। वो जानती थी अब वो देर तक यूं ही गुमसुम और उदास रहेगी। शायद दर्दमंद दिल रखने वालों को यही तहाइफ मिलते हैं। और हिजाब तासीर के सीने में मौजूद दिल तो सारे जहान का दर्द समेटे हुए था। इस अखबार में काम करते हुए इसे अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद इसे इस अखबार में मुलाजमत सिर्फ उमर की वजह से मिल गई, जो कि इसका तायाजाद होने के साथ साथ रज़ाई भाई भी था। और आजकल वो मॉर्निंग क्लासेस में जर्नलिज्म में मास्टर्स कर रही थी। कुछ देर बाद इसे फारूकी साहब का बुलावा आ गया। इसने पेपर समेटे और एडिटर साहब की तरफ चल पड़ी। नवीद फारूकी इस अखबार के चीफ एडिटर हैं। बकौल शख्स कसरत इल्म उनके दिमाग पर असर कर गया था, लेकिन हकीकतन वो एक आलिम व फाजिल शख्स से ज़्यादा
दूरबीन और माहिर तज्जिया निगार थे और जिनकी कही हुई बात 16 आने दुरुस्त निकलती थी और अपने नाअहल स्टाफ के लिए नहायत मेहरबान और मुशफ़िक़ शख्सियत थे। उन्होंने हिजाब को देखकर अपना सर हिलाया और बैठने का इशारा किया। आइए आइए अजीज़ा, हम आपके इंतज़ार में वो दीदा फराश किए बैठे हैं, गोया आंखें और क्या कहते हैं। बड़ी देर की मेहरबान आते आते वो कागज़ों के पलंदे से सर निकाल कर बोले, ये रहा फ़ारूकी साहब मेरा कॉलम। हिजाब ने पेपर टेबल पर रखा। वैसे तो हमें यकीन है, लेकिन हम अभी इसका बकलम खुद मुतालिया किए लेते हैं। वो क्या कहते हैं? यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी गोया। उन्होंने कहते हुए पेपर्स उठा लिए, कुछ देर सर उठाया और बोले, बहुत दर्द है आपके दिल में भी अजीज़ा, पैगाम है कौम के नाम गोया। जो बच्चे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। लेकिन मुसीबत यह है अजीज़ा कि ख्वाब गफलत में खोई कौम संग समेटने की रवादार भी नहीं है। उन्होंने तासुफ से सर हिलाया। इन्हें शेर इस्तेमाल करने का खत था और हमेशा शेर का हुलिया बिगड़ जाता और गोया उनका तकिया कलाम था। उमर बता रहा था कहीं जाना है? हिजाब ने पूछा। हाँ, वो जाना है, वहाँ अपने राना साहब के दौलत कदे पे किसी तकरीब का इनकाद है, किसी सियासी मीटिंग के सिलसिले में। वो क्या कहते हैं गोया? तकरीब? कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। इसी दौरान घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया। आहा, उमर शरीफ कहाँ हो बरखुरदार? जहाँ भी हो फ़ौरन तशरीफ़ ले आओ, वरना हम तुम्हारी तशरीफ़ पर वो रसीद करेंगे। गोया पापोश नंबर 13। और हिजाब ने कुछ उकता कर इन्हें देखा और बोल उठी, चाय मंगवाइए फ़ारूकी साहब, कब से बैठी हूँ। उन्होंने हिजाब की बात नहीं सुनी और यही समझे कि चाय की फरमाइश उमर ने की है। अगर तुम ना आए तो चाय की बजाय हम तुम्हें देंगे ज़हरे हलाहल। दूसरी तरफ से जाने क्या कहा गया कि वो मुस्कुराने लगे, फिर फ़ोन बंद करके हिजाब की तरफ मतवज्जा हुए। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, वो तफसीलात बता रहे थे, वो उमर खुद बता देगा तुम्हें। अब ज़रा तन्हाई बख्श दो, हमें बहुत काम है। वो कहकर फिर से कागज़ों के पलंदे में गुम हो गए। हिजाब कुछ उकता कर उठ गई। वो वापस सना के पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद उमर भी आ गया। तुम तैयार हो हिजाब? इसने संजीदगी से इस्तफसार किया। हाँ चलो। वो हैंड बैग संभालती उठ गई। उमर कुछ बताओ तो सही, ये फंक्शन है किस सिलसिले में? वो मुतजस्सिस हुई। नए इलेक्शन, नया खेल, नए खिलाड़ी और नए इत्तेहाद। वो दिलसोज लहजे में बात ख़त्म कर गया। हिजाब ने खामोशी में आफियत जानी। कुछ देर बाद वो राना शौकत सुल्तान के इशरत कदे में मौजूद थे। वहाँ तो दुनिया ही बदली हुई थी। शहर भर के सहाफ़ी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट जमा थे। राना साहब भी इस वक्त चंद अहम अशखास में घिरे खड़े थे। कुछ देर बाद फुर्सत मिलने पर वो उनकी तरफ आ गए। अरे भाई, इनसे मिलिए खान साहब, ये हमारे बच्चों जैसे ही हैं। उन्होंने उमर की तरफ देखकर नमरोज़ अली खान से कहा, हेलो, मैं उमर हूँ, क्राइम रिपोर्टर हूँ, सदाए पाकिस्तान में काम करता हूँ। उमर ने तारुफ कराया। और ये नमरोज़ अली खान हैं, चेयरपर्सन ऑफ PJF। राना साहब ने जोशो फ़ख्र से तारुफ कराया। नाइस मीटिंग यू, उमर ने रस्मी तौर पर कहा। और ये हिजाब कहाँ है? उन्होंने पूछा तो उमर ने कदरे चौंक कर नज़रें दौड़ाईं और इर्द गिर्द ढूंढा। कुछ फासले पर वो इसे किसी चैनल के नुमाइंदों से बहस में मसरूफ़ नज़र आई। हिजाब, इसने आवाज़ दी तो हिजाब, जो बुरी तरह इस बहस में मसरूफ़ थी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अफवाहबाजी की दौड़ में आगे कौन है, कदरे चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जो हुई और फिर उनकी तरफ चली आई। इनसे मिलो हिजाब। उमर ने इसे नमरोज़ अली खान से मिलने को कहा। अस्सलाम वालेकुम। हिजाब ने सामने खड़े शख्स के सहर में डूबे हुए कहा। वालेकुम सलाम। नमरोज़ अली खान इसने मुस्कुराकर अपना तारुफ कराया। हिजाब का दिल धड़क उठा। उसके देखने और हंसने का जानलेवा अंदाज, इसे अपने दिल को बचाना दुश्वार महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि वो कोई कमज़ोर लड़की थी, मगर मुकाबिल के अंदाज में कुछ तो ऐसा था जो मिसमराइज़ कर दे। हिजाब ने बड़ी गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लिया। मूछें और जेरी लब के किनारे पर चमकता स्याह तिल, डिनर सूट में
डिनर सूट में सुर्ख सफ़ेद रंग, स्याह जहानत से मामूर चमकदार आँखें, पेशानी पे ग्रे स्याह बाल, घनी स्याह मूछें, ऊंचा लंबा खुशपोश बल्कि स्याह पोश। उसकी शख्सियत में स्याह रंग की कसरत थी। वो सहर ज़दा सी थी जब राना साहब की आवाज़ ने इसे अमीक सोच से बाहर निकाला। अरे भाई हिजाब, तुम तो गुमसुम हो। मेरा ख्याल था कि तुम सवालात कर कर के इनकी जान खा लोगी। अरे नहीं, वैसे ऐसी क्या ख़ास बात है इनमें? वो भवें उचका कर बोली। चेयरपर्सन ऑफ PJF उमर ने खुशदिली से कहा तो वो चौंकी। प्लीज़ अपनी पार्टी का कंप्लीट नेम बताएं। असल में पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि ABC ख़त्म हो गई है, इसलिए प्लीज़, इसने रवानी से कहा। सबका कहकहा बेसाख्ता था। पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इम्प्रेसिव। हमारे वतन को वाकई इन तीन चीज़ों की अशद ज़रूरत है। सर, आपको कभी न्यूज़ चैनल्स पर नहीं देखा गया? मुंजा, जो कि एक न्यूज़ चैनल की नुमाइंदगी कर रही थी, ने फ़ौरन सवाल उठाया। मुझे लाइमलाइट में आने का कोई शौक़ नहीं, मुस्कुरा कर कहा गया। हुजूम से दबे दबे कहे उभरे, आपका बयान नाकाबिले तरदीद है, लेकिन सियासी लीडर को हमेशा से लाइमलाइट में रहते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक लाइफ गुजारते हैं। उमर ने भी बहस में हिस्सा लिया। आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ मैं, क्योंकि आप बहस से बचना चाह रहे हैं। उमर ने बात मुकम्मल की। कह सकते हैं, नमरोज़ अली ख़ान ने मज़ीद इत्तफाक किया। हालात के तनाज़ुर में नए इंतखाबात को किस नज़र से देखते हैं आप? हिजाब ने फ़ौरन ही आगाज़ कर दिया। PJF को किस पोजीशन में देखते हैं आप? एक और सहाफ़ी ने फ़ौरन दूसरा सवाल उठाया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, पहले आप रिफ़्रेशमेंट से लुत्फ़ अंदोज़ हो लें। राना साहब ने तसल्ली आमेज़ अंदाज़ इख्तियार किया और आगे बढ़ गए। हुजूम मुंतशिर हो गया। खाने का दौर शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता पार्टी अपने उरूज पर पहुंच रही थी। जो जो रात गहरी होती गई, अहम शख्सियात की आमद बढ़ती गई। इस वक्त तो शहर की सारी क्रीम जमा थी। फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया गया। सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, फ़ोटोग्राफ़र्स, न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदे और एंकर्स तेज़ी से इस तरफ इकट्ठे होने लगे जहां कुर्सियां लगाकर बैठने का इंतज़ाम था। एक कितार में लगी चेयर्स के बिल्कुल सामने कैन वुड के खूबसूरत काम से मुज़य्यन टेबल और 2 चेयर्स मौजूद थीं। कुछ देर बाद राना शौकत सुल्तान और नमरोज़ अली ख़ान तशरीफ़ ले आए और इन चेयर्स पर बराजमान हो गए। इब्तदाई तारुफ के बाद रस्मी तौर पर उनकी आमद का शुक्रिया अदा किया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मुख्तसर सी ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। नमरोज़ अली ख़ान की भारी पुरतासुर आवाज़ गूंज रही थी। खटाखट कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने गुज़िश्ता चंद बरसों से बेपनाह सियासी मकबूलियत हासिल की है और PJF का सियासी मुस्तकबिल खासा रोशन है। क्या ये खुशफहमी नहीं है? तेज़ी से तीसरी रो से सवाल उठाने वाला ये आफ्ताब वास्ती था। एक जुगादरी सहाफ़ी। कहा जा सकता है, संजीदगी से जवाब दिया गया। और इस खुशफहमी का सबब क्या है? उमर ने सवाल किया। हमारे मुल्क की 90% बेवकूफ़ अवाम। जवाब हिजाब की तरफ से आया। हुजूम पर एक सन्नाटा तारी हो गया। फिर नमरोज़ अली ख़ान की आवाज़ गूंजने लगी। बहुत अफसोस के साथ ऐसा कहना पड़ रहा है मिस तासीर कि सहाफ़ी होने के बावजूद आप ऐसा कह रही हैं। अगर इस मुल्क के 90% अवाम इतने बेवकूफ़ या सादा ना होते तो क्या वो हो सकता था जो अब तक इस मुल्क में होता रहा है? लोग अब तक नहीं समझे। 60 साल गुजर जाने के बावजूद क्या दिया हर आने वाली हुकूमत ने हमें सिवाय नारों, वादों और इश्यूज़ के? आज़ादी, इस्लाम, जमहूरियत, 5 साला तरक्याती मंसूबे, मसला कश्मीर का हल, महंगाई की कमी, गरीबों की मदद, ये सब लॉलीपॉप दिखाकर हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम बड़ी खुशी से बन जाते हैं। मसाइल सिर्फ हुकूमत के हल होते हैं, जबकि कौम दिन ब दिन मसाइल के गहरी दलदल में उतरती जा रही है। इसके बावजूद हमारे
बेवकूफ़ अवाम बाज नहीं आते, बड़े शौक़ से अखबार पढ़ते हैं, जलसे जुलूस में शरीक होते हैं, तज्ज़िये करते हैं और जब कोई नया उम्मीदवार आता है तो खुशी खुशी उसे मुंतखब करते हैं। यही उम्मीदवार जब इक़्तिदार में आने के बाद अवाम की ऐसी तैसी करता है तो सर पकड़ कर रोते हैं, लेकिन बाज फिर भी नहीं आते। बेहतरी की दुआएं मांगते हैं मगर बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करते। वो एक लम्हे को रुका तो तब्दीली कैसे आ सकती है? मुंजा ने सवाल किया। हमारे मुल्क में ना तो टैलेंट की कमी है और ना वसाइल की, और ना नमरोज़ अली ख़ान की बात अधूरी रह गई और ना मसाइल की। किसी दिल जले ने टुकड़ा दिया, दबे दबे कह कहे उभरे। हमारा नौजवान तबका तब्दीली का ख्वाह है, उनके पास सहानत है और कुछ कर दिखाने का अज़म भी है, लेकिन बदकिस्मती से हम उनको आगे आने का मौका नहीं देते। ज़रूरत इस अमर की है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएं ताकि इंडस्ट्री की गिरती हुई साख को सहारा मिल सके। रिपोर्टर फयाज ने उनकी बात काट कर कहा, फिर कह कहे बुलंद हुए। वैसे आप हैं भी इतने हैंडसम, ये शान मोहम्मद राना तो पानी भरते हैं आपके सामने। आयशा न्यूज़ चैनल से मुतल्लिक की आंखों में दबी दबी शरारत थी। प्लीज़। नमरोज़ अली ख़ान टेबल बजाकर सबको खबरदार किया। हंसी की आवाज़ें फ़ौरन बंद हो गईं। हिजाब ने देखा कि इस सारे अमल के दौरान इसके चेहरे पर मुस्कुराहट का शाइबा तक ना था। उसकी आंखों से ख़तरनाक संजीदगी फूट रही थी और ज़ेरे लब का स्याह तिल सिमटा हुआ था। सर तब्दीली कैसे आ सकती है? मुंजा ने अपना सवाल दोहराया। हम लाएंगे तब्दीली। इतना मुसम्मम अज़्म, आंखों में उम्मीद की चमक लिए वो बेहद पुरएतमाद था। हिजाब दंग रह गई थी, फिर फ़ौरन होश में आ गई। आप इनकलाब लाना चाहते हैं? कमाल अतातुर्क और मावज़े तुंग जैसा? उसने चुभता हुआ सवाल उठाया। इनकलाब की बात किसने की? हम तब्दीली लाना चाहते हैं, नमरोज़ अली ख़ान ने तस्दीक की। जाने दीजिए सर, हमें अल्फाज की हेरा फेरी में मत उलझाइए, सब समझते हैं हम। एक उम्र गुजारी है इस दश्त की स्याही में। आफ्ताब वास्ती ने जवाब दिया। मिस्टर वास्ती, हम सहाफ़ियों को अपना दोस्त मानते हैं और उनसे इस बर्ताव की उम्मीद नहीं करते। उसके लहजे में तपिश थी। सॉरी सर, प्लीज़ सॉरी। वास्ती ने फ़ौरन माज़रत की। मौजूदा इलेक्शंस में आपकी पार्टी का एजेंडा क्या होगा? हिजाब ने सवाल किया। 2 दिन बाद पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। इस सवाल का जवाब तो आपको तब मिल सकेगा, इसने जवाब दिया। ओके, अब एक सवाल राना साहब से, आप इलेक्शंस में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल। आप मुझे इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शंस के दौरान पूरी तरह मुतहर्रिक देखेंगे, राना साहब ने जवाब दिया। आप पीजेएफ के सीनियर नायब सदर हैं राना साहब। अगर आप इक़्तिदार में आए तो कौन सा महकमा अपने लिए पसंद करेंगे? एक तज्ज़िया निगार ने सवाल किया। इसका जवाब तो इलेक्शंस के नताइज के बाद दिया जा सकता है। ओके सर, एक सवाल आपसे, उमर ने नमरोज़ से पूछा। मौजूदा इंतखाबात में आप पीजेएफ को किस तरह देखते हैं? हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि इस नाजुक वक्त में हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह आपको पछताना नहीं पड़ेगा। नमरोज़ अली ख़ान ने इख्तितामी अल्फाज कहने शुरू किए। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक्स फॉर योर कमिंग। कोई और सवाल? इसने हुजूम पर नज़र दौड़ाई। नो सर, थैंक यू। मुख्तलिफ आवाज़ें आईं। उसके साथ ही कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम का ऐलान कर दिया गया। हुजूम मुंतशिर होने लगा। हिजाब ने देखा उमर नमरोज़ अली ख़ान को घेरे खड़ा था। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। सर, आप तब्दीली लाने की बात तो करते हैं, मगर होता ये है कि जैसे ही कोई इनकलाबी दावे करने वाला उम्मीदवार मुंतखब होकर बरसर इक़्तिदार आता है, दावे, वादे और नारे सिर्फ ज़बानी कलामी रह जाते हैं। आपको लगता है आप अकेले तब्दीली ला सकते हैं, इस सिस्टम को बदल सकते हैं जो गुज़िश्ता आधी दहाई से इस मुल्क में राइज है? उमर फुल फॉर्म में था। आपको क्या लगता है? नमरोज़ अली ख़ान ने अचानक हिजाब से सवाल किया। वो जो खामोश खड़ी थी बुरी तरह चौंकी। मैं उमर से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम खुद इन चोरों, लुटेरों और डाकुओं को वोट देकर मुंतखब करते हैं और जैसा कि आपने कहा कि फिर सर पकड़ कर रोते हैं जब वो मुल्क कौम की ऐसी तैसी कर दें। हिजाब का तीखा लहजा नमरोज़ ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। ये बराह रास्त हमला था उसकी ज़ात पर। आपको लगता है मैं भी ऐसा ही करूँगा? इसने धीमे लहजे में कहा।
سر اصل میں جو دعوے آپ کر رہے ہیں وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، بلکہ کرتا ہے، لیکن بعد میں عمر نے کہنا شروع کیا، مگر نمروز نے اس کی بات قطع کر دی۔ بات کی بات چھوڑ دیجئے، بات کو بعد میں دیکھا جائے گا، اور اگر آپ کوئی تبدیلی نہ لا سکے تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے سب؟ نہیں، بلکہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح دعووں اور وعدوں کو زبانی کلامی سمجھیں گے۔ حجاب نے بار کیا۔ میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں حجاب تاثیر، اگر میں اس سسٹم میں تبدیلی نہ لا سکا تو ریزائن کر دوں گا۔ دھیمی مسکراہٹ سے اس کے زیری لب کا سیاہ دل جگمگا اٹھا تھا۔ حجاب دنگ رہ گئی۔ حکومت ایک پرفریب، خوبصورت اور دلکش محل کا نام ہے جس تک جانے کا راستہ دشوار اور رکاوٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب کوئی ان تمام مشکلات کو پار کر کے اس محل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر واپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ حجاب کا کچھ جتاتا لہجہ، وہ ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی قدم قدم پر اسے شوق لگا رہی تھی۔ واپسی کے لیے راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے مس تاثیر، بات صرف کچھ کر گزرنے کی ہے۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں تپش تھی۔ وہ طنزیہ مسکرائی، یوں جیسے کہہ رہی ہو، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے۔